से देख रहे थे, जहां जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए 2 बिल पेश किए गए जिन पर चर्चा हुई। उनका जवाब सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया और सर्वसम्मत से एक तरीके से ये पास हुआ है, निर्विरोध पास हुआ है, क्योंकि विपक्ष एक तरीके से बहिर्गमन कर गया। उसके बाद में ये बिल पास हुआ। आपने देखा पहले लोकसभा से ये पास हुआ था, उसके बाद में आज राज्यसभा की भी इस पे मोहर लगी है। और जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन को लेकर हो या फिर आरक्षण के मसले को लेकर हो, ये दोनों ही बिल उससे जुड़े हुए थे और नए प्रावधानों के साथ में राज्य में शांति स्थापना और सबको समाहित करते हुए विकास को आगे बढ़ाने की जो बात मोदी सरकार ने की थी, वो कहीं ना कहीं इन बिल के माध्यम से आगे बढ़ती नजर आ रही है। अमित शाह ने तमाम बड़ी बातें भी साफ तौर से रखी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का भी उन्होंने जिक्र किया। कैसे बीते समय से लगातार मोदी सरकार के द्वारा 2019 के बाद से उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया कि शांति स्थापना हुई है, विकास के नए पैमाने स्थापित किए जा रहे हैं और बीते 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में वो कुछ विकास देखने को मिला है जो पहले नहीं होता था। उतनी शांति देखने को मिली है जो पहले नहीं हुआ करती थी। वैश्विक स्तर पर भी कई नए प्रकार के प्रावधान एक तरीके से देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो निवेश की स्थिति हो या फिर शांति बहाली को लेकर उठाए जा रहे तमाम कदम हो। इन तमाम खबरों पर भी हम आगे विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन इस वक्त की सुर्खियों से करते हैं शुरुआत न्यूज नाइट में। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर लगी सुप्रीम मोहर। सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को कहा। 30 सितंबर 2024 तक कराने होंगे विधानसभा चुनाव। लद्दाख बना रहेगा केंद्र शासित राज्य। अनुच्छेद 370 हटाने के ऐतिहासिक फैसले को प्रधानमंत्री ने बताया आशा की एक बड़ी किरण। कहा इसमें उज्जवल भविष्य का वादा। केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत हर वर्ग ने फैसले का किया स्वागत। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। भोपाल में हुई विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर लगाई गई मोहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत एक्ट 2047 युवाओं की आवाज पहल का किया शुभारंभ। कहा युवा शक्ति परिवर्तन की वाहक भी है और परिवर्तन की लाभार्थी भी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में कहा काशी भारतीय संस्कृति की कालातीत धरोहर। शेयर बाजार की ऐतिहासिक उड़ान। कारोबार के दौरान सेंसेक्स पहली बार 70,000 के पार। निफ्टी ने भी 21,000 के आंकड़े को छुआ। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजधानी नई दिल्ली में किया पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का औपचारिक उद्घाटन। 17 दिसंबर तक चलने वाले आयोजन में देश भर से 1400 से अधिक खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। तो आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो कि संसद से आई है वो वही कि जम्मू कश्मीर को लेकर आज दिन भर सुबह से लेकर शाम तक की अगर बात की जाए तो अहम खबर है। हमने देखा सुबह कैसे सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम मोहर लगी धारा 370 के मामले की सुनवाई के बाद में। तो आज अभी शाम थोड़ी देर पहले हमने देखा कि राज्यसभा की कार्रवाई में जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण बिल, जिसमें एक पुनर्गठन को लेकर था तो एक आरक्षण को लेकर, उस पर बहस के बाद में एक तरीके से उसको पास किया गया। लोकसभा से पास होने के बाद अब इस पे संसद की मोहर लग गई है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 और जम्मू कश्मीर जो आरक्षण विधेयक है 2023, उन दोनों पर मोहर लगी है। और इस सरकार की ओर से जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम आंकड़ों को पेश किया कि कैसे 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर की स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिला है। तमाम वो उस प्रकार की शांति स्थापित हुई है जो पहले नहीं होती थी। आतंकी घटनाओं में कमी देखने को मिली है। किस प्रकार से जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी वो लगभग खत्म हो गई हैं। युवाओं को नए प्रकार की दिशा देने के लिए काम किया जा रहा है। विकास की नई बयार बहाई जा रही है।
जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात की जाए तो वहाँ पर न सिर्फ फिल्मों की शूटिंग हो रही है बल्कि नए मल्टीप्लेक्स थिएटर खुलने की व्यवस्था भी करीबन 3 दशक के बाद देखने को मिली है। तमाम बातों का जिक्र किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम मोर्चों पर किस तरीके से जम्मू कश्मीर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यही नहीं, निजी निवेश के मामले में भी देखा जाए तो निवेशक अब जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। इन तमाम आंकड़ों का जिक्र भी अमित शाह ने अपनी बात को रखा और इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह इस पूरे मामले को लेकर, जो 5 अगस्त 2019 का पूरा मामला था, जहां पे संसद की ओर से एक सहमति बनी थी कि वहां से 370 धारा को हटाने, 35A को हटाने की बात थी, उसको लेकर जो विरोध था, जिसकी सुनवाई थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने न्याय सम्मत माना, सैद्धांतिक माना, संविधान के तहत माना और उस पर मोहर लगाई। तो निश्चित तौर से ये तमाम बातों का जिक्र भी किया, लेकिन अमित शाह इस बात का जिक्र करना भी नहीं भूले कि इतिहास में जम्मू कश्मीर को लेकर कैसी बड़ी बड़ी गलतियां की गई। साफ तौर से उन्होंने तथ्यों के आधार पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अभी जिक्र किया कि उनके द्वारा सीज फायर का फैसला लेना हो फिर यूएन में जाना हो, इन तमाम फैसलों को लेकर उन्होंने खुद अपने ही गलतियों में इस बात को स्वीकार किया था। उन तथ्यों को भी अमित शाह ने संसद के पटल पे अपने जवाब के दरमियान रखा। तो ये निश्चित तौर से अपने आप में एक बड़ी बात कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम महत्वपूर्ण बहस और 2 बिलों का संसद से पारित होना ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के जो तमाम प्रयास हैं उस पर लगातार संसद की भी मोहर लगती हुई। आरक्षण को लेकर और पुनर्गठन को लेकर ये दोनों बिल थे और उसकी स्थिति साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त राज्यसभा की इस कार्रवाई पे लगातार नजर बनाए हुए थे, हम उनका रुख करते हैं। नीरज, अगर देखा जाए तो ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के मसले तक ही नहीं बल्कि उस प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर भी जो एक प्रतिबद्धता मोदी सरकार लगातार दिखाती है, आज गृह मंत्री अमित शाह के जवाब में उन तमाम बातों का जिक्र साफ तौर से दिखाई पड़ा और ऐतिहासिक गलतियों को भी गिनाना नहीं भूले। नीरज, कि जिस तरीके से बिल को लाया गया दोनों ही सदनों में और जिस तरीके से बिल पास हुआ, निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के लोग बड़े लंबे समय से इस आस को देख रहे थे कि उनकी जो जरूरत है, उनका जो पिछड़ापन है, और आप देखें कि किस तरीके से प्रतिनिधित्व देने की जो बात है इस बिल में की गई। एससी जो समुदाय है, एससी समुदाय है, उनको प्रतिनिधित्व देने की बात गई। सीटें बढ़ाकर 114 है वो की गई। और खुद जब गृह मंत्री राज्यसभा में जवाब दे रहे थे तो विपक्ष के जो तमाम लोग हैं वो जवाब सुनने को भी तैयार नहीं थे। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो उठ के चला गया जिस समय ये बिल, जो दोनों ही महत्वपूर्ण बिल जब पास किए गए। तो ये बताता है कि विपक्ष किस तरह का जो रुख है वो जम्मू कश्मीर को लेकर अपना रखता है। जब तमाम सिलसिलेवार तरीके से गृह मंत्री ने उन चीजों को गिनाया कि किस तरीके से मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम कर रही है, किस तरीके से वहां पर हजारों करोड़ का जो निवेश है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहां पर पहुंचाया जा रहा है, कई सारी जो परियोजनाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का जिस तरीके से विकास किया जा रहा है, देश के जो दूसरे राज्य हैं जो तेजी के साथ विकास कर रहे हैं उनके साथ कदम से कदम मिला के जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ेगा और उसका सबसे ज्यादा जो फायदा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। आज देश दुनिया के जो तमाम जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं इस बदलाव को, वो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं आज आगे बढ़कर न केवल तमाम क्षेत्रों में आगे निकल रहे हैं बल्कि एक तरीके से कह रहे हैं कि सकारात्मक जो भूमिका है वो उनकी दिखाई देती है। तो ये बड़ा एक बदलाव है जो धारा 370 के बाद वहां पर देखने को मिला। अब ये दोनों जो वो जम्मू कश्मीर के तमाम जरूरतमंद लोगों की तमाम जरूरतों को पूरा करेंगे, जिसकी कह सकते हैं कि एक बड़े लंबे समय से उनको आस थी। और उस सिलसिलेवार तरीके से गृह मंत्री ने उन तमाम तथ्यों को सामने भी रखा जब बिल को पेश किया। नीरज, जिन तथ्यों को जब गृह मंत्री अमित शाह रख रहे थे तो उसमें 2 बड़ी चीजें भी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने साफ तौर से विकास के तमाम पैमानों को गिनाया, शांति स्थापना के आंकड़े गिनाए, साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि उस पूरे इलाके के हर एक वर्ग के लोगों को समाहित करते हुए इस विकास यात्रा में आगे बढ़ा जाना है, सबके हित संरक्षित होंगे, ये भी साफ तौर से दिखाई पड़ा। देखिए, बिल्कुल सबका साथ और सबका विकास की जब बात मोदी सरकार करती है तो उसमें तमाम लोगों के और हर वर्ग के विकास की बात करती है, हर वर्ग के उत्थान की बात करती है। आप देखें कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ इस समय जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको मिल रहा है। आप देखें धारा 370 से पहले जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात थे, आतंकवाद चरम पर था, पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार होती थी। आप देखें कि स्कूलों को जिस तरीके से जलाया जाता था, टूरिस्ट वहां पर पहुंच नहीं पाते थे, एक तरीके का भय का माहौल रहता था।
लेकिन आप पिछले कुछ सालों से देखें कि वहां किस तरीके से स्थिति में बदलाव आया है। टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार के साधन है वो उपलब्ध हो रहे हैं, केंद्र सरकार की तमाम परियोजनाएं वहां पर पहुंच रही हैं, हजारों करोड़ का निवेश वहां पर पहुंच रहा है, जो इन्वेस्टर है वो वहां पर पहुंच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये एक बड़ा बदलाव है, उसका जो खांचा है वो एक तरीके से खींचा है और तमाम तथ्यों को उन्होंने सामने रखा है। विपक्ष जिन जिन बातों को लेकर उन पर आरोप लगाता था, उन तमाम आरोपों का उन्होंने जवाब दिया और बताया है कि किस तरीके से मोदी सरकार वहां पर विकास के काम कर रही है, किस तरीके से वहां के हर वर्ग के उत्थान के लिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार वहां पर लगातार काम कर रही है। और ये दोनों बिल ये बताते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और यहाँ के लोग भी उसी तरीके से तरक्की कर पाएंगे जैसे देश के दूसरे राज्यों के लोग करते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सुबह की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर के लेकर एक बड़ी खबर से सुप्रीम कोर्ट की दहलीज से आई, तो संसद के मुहाने से भी देर शाम एक तरीके से बड़ी खबर आई है। बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं तमाम महत्वपूर्ण खबरों से, उसके बाद आपको रूबरू कराएंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है। तो फिर अपनी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। लोकसभा से पास होने के बाद आज राज्यसभा से जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया। इस बिल पर चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और मोदी सरकार की जम्मू कश्मीर में शांति स्थापना की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस बिल के प्रावधानों को राज्य के विकास के लिए लाभदायक बताते हुए गृह मंत्री ने आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया और बताया कि मोदी सरकार का फैसला संविधान सम्मत था, जिसे संविधान पीठ ने भी स्वीकार किया है।
राज्यसभा से जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को दोपहर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों बिल एक साथ सदन के पटल पर चर्चा के लिए रखा। देर शाम दोनों बिलों को राज्यसभा से पारित करवा लिया गया। बिल पर हुई चर्चा का गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जवाब दिया। अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब ये है, ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब ये है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस बिल के प्रावधानों को देखें तो कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 कानून के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 107 से 114 हो जाएगी। विस्थापितों के लिए कश्मीर में 2 सीटें आरक्षित होंगी। 1 सीट पीओके से विस्थापित को दी जाएगी। कश्मीर में प्रवासियों को दी जाने वाली 2 सीटों में से 1 महिला को अनिवार्य तौर पर शामिल किया जाएगा। जम्मू की कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़, सांबा, डोडा और उधमपुर में 1-1 सीट को बढ़ाया गया है। कश्मीर की बात करें तो कुपवाड़ा जिले में 1 सीट बढ़ी है। यहाँ पहले से 5 सीटें थी, जो अब बढ़कर 6 हो जाएंगी। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, 37 सीट थी। अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का कहा। मान्यवर, कश्मीर में 46 सीट थी, 46 सीटें थी। अब 46 की जगह 47 सीटें, 47 सीटें बनाने का था। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी। लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी। 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है, जिसको भारत सरकार ने माना है। वहीं जम्मू कश्मीर आरक्षण अमेंडमेंट बिल 2023 के तहत जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगा। इसके साथ ही ऐसे पिछड़े स्टूडेंट्स को कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिलेगा। दोनों विधेयकों पर चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने हिस्सा लिया। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बिल में जो प्रावधान किए जा रहे हैं, उसे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। जैसा कि इस विधेयक में है कि आरक्षण से वंचित वर्गों को समुचित, न्यायपूर्ण, न्याय संगत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। पुनर्गठन को न्याय संगत बनाकर संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। विस्थापितों के लिए बहाली और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल हो और वहां पर 2024 से पहले चुनाव संपन्न कराया जाए। कश्मीर में जल्द से जल्द कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए और दूसरा कि कश्मीर का चुनाव 2024 के पहले अनिवार्य रूप से होना चाहिए। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर बोलते हुए डीएमके के सांसद एम मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा बिल को असंवैधानिक कहे जाने पर सदन में तीखा विरोध हुआ और सभापति ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस तरीके के बयान सदन में नहीं दे सकते। गौरतलब है कि ये दोनों बिल पहले ही लोकसभा से पारित हो चुके हैं। ऋषि कुमार, शैलेंद्र मिश्र, राजेश राज और नीरज सिंह के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। 5 अगस्त 2019 को जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(1) को हटाया था, तो उसका विरोध भी कई राजनीतिक दलों ने उस वक्त किया था और उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। देश की सर्वोच्च अदालत की 5 जजों की संविधान पीठ में हुई सुनवाई के बाद पीठ ने सरकार के फैसले को सही पाया और संविधान के दायरे के बाहर किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई। अपने फैसले में संविधान पीठ ने क्या बड़ी बातें कही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर को विशेष शक्ति देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अगस्त 2019 में जारी राष्ट्रपति के दोनों आदेशों को संविधान सम्मत बताया है।
भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान है। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा खत्म करने का सरकार का फैसला संवैधानिक तौर पर सही है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता भारत को सौंप दी थी। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के 1957 में खत्म होने के बाद राष्ट्रपति अपने अधिकार का इस्तेमाल करके आर्टिकल 370 को हटा सकते हैं। भारतीय संविधान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर लागू करने के लिए राज्य की सहमति जरूरी नहीं। पहले भी राष्ट्रपति ने 370(3) में दी गई शक्ति का प्रयोग कर संविधान आदेश जारी किए हैं। पिछले 70 सालों में इन आदेशों से जम्मू कश्मीर का भारत में संवैधानिक एकीकरण होता रहा है। दोनों पार्टीज को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपने अपने आर्गुमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद ये सारी चीज़ का फैसला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ शासित राज्य में विभाजित करने और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसलों की न्यायिक समीक्षा की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने चुनाव आयोग से 30 सितंबर 2024 तक जम्मू और कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव कराने को कहा है। विकास सारथी की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इस बड़े फैसले के बाद में जम्मू कश्मीर के लोगों के किस प्रकार के रिएक्शंस आए, उस खबर को भी आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर दौड़ गई है। जहां दोनों ही इलाकों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई, तो जानकारों ने इसे देश की एकता और अखंडता के लिहाज से बेहद अहम फैसला बताया है। मोदी सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा करने वालों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेवजह की बहस को बंद कर देगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के फैसले पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों ने फैसले की सराहना की है। लोगों का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से राज्य में पहले की तुलना में अधिक अमन और शांति कायम हो रही है, तो वहीं विकास भी तेजी से हो रहा है। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है।
सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया हम बहुत खुश हैं उससे, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई, स्टोन पेल्टिंग बंद हुई। यहाँ पे जो आज आम इंसान भी है वो भी आराम से बैठकर अपना वो जो है कारोबार करता है। तो इसलिए हम बहुत खुश हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक हुआ। हम बहुत खुश हैं कि इससे जो है यहाँ पे जो है कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। जम्मू कश्मीर में ये कहूँगा पूर्ण तरीके से भारत की मूल धारा के साथ जुड़ चुका है। हम नई डेवलपमेंट की तरफ जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है और इस फैसले का पूरे जम्मू कश्मीर की सारी यहाँ जो लोग हैं वो इसका वेलकम कर रहे हैं, आज खुशियां मना रहे हैं, झूम रहे हैं। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जम्मू कश्मीर के राजनीतिज्ञों ने भी स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डिसीजन है। केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर समाज के हर वर्ग को उनको जो संवैधानिक अधिकार हैं वो दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे संवैधानिक, मानवीय और देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाला फैसला करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजी बेंच ने जो फैसला दिया है वह संविधान सम्मत है, मानवता सम्मित है, देश की एकता और अखंडता का पोषण करने वाला है। इसलिए इस फैसले का स्वागत भी है। आने वाले समय में ये निर्णय जो है ये राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगा। बरसों से धारा 370 के कारण जो अन्याय जम्मू कश्मीर के लोगों पर हो रहा था, इस निर्णय से उसकी मुक्तता का पूर्ण विराम हो जाएगा। अब उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी राजनीतिक विवादों से परे जम्मू कश्मीर विकास की नई इबारत लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में लोगों में खुशी है, उसकी वजहें भी हैं। वजहें क्या है वो आंकड़ों के माध्यम से आपको समझाते हैं, लेकिन हिस्ट्री भी समझना जरूरी है कि आखिर किस प्रकार से साल दर साल या कहा जाए दशक दर दशक किस तरीके से स्थितियां आगे बढ़ती रही। कुछ अगर हम पिछले जाके देखें तो 1947 में राजा हरि सिंह ने भारत के शामिल होने के विलय पत्र पर एक तरीके से साइन किया, तो उसके बाद स्थिति आगे बढ़ी। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। 1951 में जम्मू कश्मीर के संविधान सभा का गठन किया गया, जो कि वहां के लिए एक अलग प्रकार का विधान बनाने का उन्होंने फैसला किया था। 1954 में उस समय के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 335A के तहत 1952 के संविधान सभा के दिल्ली समझौते को लागू किया और विशेष प्रकार के प्रावधान को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। इस प्रकार से अगर 80 और 90 के दशक की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं आतंक की आग में झुलसता रहा और उस वक्त कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन भी करना पड़ा। इस बात की दुनिया गवाह है। बात की स्थिति पे डालें कुछ प्रमुख घटनाओं पे नजर, तो 5 अगस्त 2019 का वो दिन था जब जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने 370 और 35A को हटाने का फैसला किया। संसद की इस पे मोहर लगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने केंद्र शासित प्रदेश और संसद ने इसकी मंजूरी दी। उसके बाद में इस प्रावधानों को हटाया गया था। 28 अगस्त 2019 की बात की जाए तो 3 जजों की पीठ ने शुरू की सुनवाई और भेजा एक तरीके से इसको संविधान पीठ को, क्योंकि तमाम लोग इसका विरोध करते हुए वहां पे पहुंचे थे। लेकिन 3 जुलाई 2023 की वो तारीख थी जब संविधान पीठ का गठन किया गया और पीठ के अध्यक्ष बने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और उसके बाद में नियमित सुनवाई की बात हुई। इस पीठ में जस्टिस SK कौल, जस्टिस VR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हुए, जिनकी इस पूरी संविधान पीठ ने आज फैसला सुनाया है। इसके बाद में 2 अगस्त 2023 से लेकर 5 सितंबर 2023 तक नियमित सुनवाई हुई और फैसला उस वक्त सुरक्षित रख लिया गया। 5 सितंबर के बाद में और 11 दिसंबर 2023 यानी आज की तारीख में इन लगभग 96 दिनों के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस बहस की पूरी सुनवाई के बाद में 5 जजों की संविधान पीठ ने आज फैसला सुनाया। 370 हटने के बाद में क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, इसका जिक्र भी बहुत जरूरी है। तो उस लिहाज से समझने की कोशिश करें तो 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया, तो 200 से ज्यादा जो राज्य के पहले के लागू कानून थे उनको निरस्त किया गया। यह बदलाव आया।
अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान मोदी सरकार ने एक तरीके से किया है। जम्मू में पहले 37 विधानसभा सीटें थी, अब बढ़कर 43 विधानसभा सीटें हो गई। इस प्रकार के पुनर्गठन आयोग के माध्यम से पूरी व्यवस्थाओं को लागू किया गया। कश्मीर में पहले 40 विधानसभा सीटें थी, अब बढ़कर 47 हो गई हैं। तो एक तरीके से परिसीमन को लेकर भी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा गया है। पीओके के लिए 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है। ये तमाम प्रावधान किए गए उन बिल के माध्यम से जो संसद से पारित हुए हैं। विधानसभा की कुल सीटें 107 थी, जो बढ़कर 114 हो गई हैं और 2 की जगह 5 मनोनीत सदस्यों की ही गुंजाइश भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कर दी गई है। पहाड़ी समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रावधान भी मोदी सरकार ने संसद के कानून के माध्यम से किया है। तो ये अपने आप में कुछ बड़े बदलाव आए हैं। लेकिन 370 हटने के बाद से किस प्रकार से शांति स्थापना हुई है, विकास की बयार बही है, उसके आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। 9 साल में नागरिकों की मौत में लगभग 72% कमी आई है, तो सुरक्षा बलों की मौत में लगभग 60% की कमी आई है। ये दिखाता है कैसे शांति स्थापना की ओर लगातार तेज कदम बढ़ रहे हैं। 2010 में करीब 2600 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, 2023 में एक भी घटना नहीं हुई है। दिखाता है कि कैसे स्थितियां उस वक्त थी और अभी किस तरीके से बदली थी। 2010 में 132 संगठित हड़तालें हुई थी, 2023 में एक भी हड़ताल नहीं हुई है। तो ये अपने आप में बदलती स्थिति को दिखाता है। 2010 में घुसपैठ की 489 घटनाएं हुई, 2023 में 48 घटनाएं देखने को मिली है। ये ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। तो ये अपने आप में दिखाता है कैसे बदलती तस्वीर कहीं ना कहीं साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। तमाम और भी आंकड़े हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। इस ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarein-shuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है। अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए। मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से
पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद संसद की कार्रवाई की कुछ और खबर से रूबरू कराते हैं आपको। संसद में कई अन्य विधायी कामकाज भी आज देखने को मिले। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के कई अहम सवालों के जवाब दिए गए। लोकसभा में पहली अनुपूरक मांग चर्चा की गई। उसके अलावा कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर बरामद हुए करोड़ों रुपयों की नकदी के मुद्दे पर बीजेपी ने गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन कर कांग्रेस नेतृत्व से सवाल किया। संसद के दोनों सदनों में सोमवार को प्रश्नकाल में कई अहम सवालों के जवाब दिए गए। लोकसभा में कृषि मंत्रालय के साथ साथ कई अन्य मंत्रालयों से जुड़े सवाल के जवाब दिए गए। वहीं राज्यसभा में भी संबंधित मंत्रियों ने सवालों के उत्तर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो महत्व नागर विमानन क्षेत्र में दिया गया है, शायद इस देश के इतिहास में कभी भी पहले नहीं दिया गया था। जहां 65 वर्षों में केवल 74 एयरपोर्ट बने थे, पिछले 9 वर्षों में 75 एयरपोर्ट बनाकर 149 एयरपोर्ट, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट आज बन चुके हैं। वैसे तो यह विषय राज्य सरकारों का है। राज्य सरकार को इन सारी बातों पर ध्यान रखना कि राज्य में रहने वाले तमाम समुदाय और खासकर जनजाति समुदायों के बारे में इस बात का ध्यान रखे कि उनके जीवन मूल्य और भाषा संस्कृति के साथ विशेषताएं है वो अक्षुण्ण रहे। दोनों सदनों में शून्यकाल में सांसदों ने कई मुद्दों को उठाया तो अहम पत्रावलियां भी सदन के पटल पर रखी गईं। दोपहर बाद लोकसभा में पहली अनुपूरक मांग पर चर्चा की गई। चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। इससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी ने संसद भवन परिसर में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर बरामद हुए करोड़ों रुपए की नकदी के मुद्दे पर कांग्रेस आलाकमान से जवाब मांगा। बीजेपी ने गांधी प्रतिमा पर इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर कांग्रेस नेतृत्व से सवाल पूछे। कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस अनाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इज नोन फॉर करप्शन, कमीशन एंड क्रिमिनलाइजेशन। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। हमारे राज्यसभा सांसद जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके यहाँ रेड हुई है, कई विशाल उनका साम्राज्य है। उनसे कहा गया है कि वो स्पष्टीकरण दें। इस फोटो का जवाब दें राहुल गांधी कि इनसे इनके क्या संबंध है। ये जो अकूत नगद धनराशि मिल रही है उनके यहाँ, ये धनराशि कहाँ की है? उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। हम इंडी गठबंधन के अन्य दलों से भी पूछना चाहते हैं, क्या गठबंधन इसीलिए बनाया था कि कांग्रेस के करप्शन को दबा कर रखें? अब भी क्या कांग्रेस के इस करप्शन के साथ हैं, इंडी गठबंधन में रहना चाहेंगे या फिर अपने आधार पर शुचिता की राजनीति करेंगे? गौरतलब है कि बीजेपी धीरज साहू के ठिकानों पर करोड़ों नकदी बरामद होने को लेकर कांग्रेस पार्टी से लगातार सवाल कर रही है। अनुज यादव और कुमार आलोक के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ किया। मुझे लग रहा है कि भारत एक नई इकोनॉमी के रूप में विकसित हो रही है। यूरोप जहाँ पे बहुत एजेड लोग रह गए हैं, तो भारत, चाइना और दक्षिणी अफ्रीका, ये 3 नई इकोनॉमीज होंगी जो वर्ल्ड में आगे बढ़ेंगी। और भारत के पास ये बहुत सुनहरा मौका है। अगर हम डिजिटल अपस्किलिंग कर लें, डिजिटली हम आगे बढ़ जाएं और हम नई टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें, तो मेरे हिसाब से जो है हम भारत को विकसित 2047 में जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसे पूरा कर सकते हैं। टेक्निकल में तो हम बहुत से इनोवेशन कर रहे हैं, बहुत से रिसर्च चल रही है उस चीज़ में, और ये इनोवेशन और रिसर्च सर्टेनली विकसित भारत बनाने में सहयोग देंगे। विकसित भारत के लिए जो बुनियादी ढांचा है वो NEP 2020 के माध्यम से उन्होंने ऑलरेडी तैयार कर दिया है और पूरे देश में वो बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके लिए ही सारे राज्यपाल, सारे कुलपति दिन रात काम कर रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसी बात पे फोकस है कि आप
मिलकर काम करें, मल्टी डिसिप्लिनरी काम करें। और मेरे को इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है, ये तो बहुत लंबा लक्ष्य है, मेरे को लगता है कि हम इस लक्ष्य को और जल्दी पूरा कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद आज भाजपा विधायक दल की मीटिंग के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया। राजनीतिक हलकों में चल रहे तमाम नामों के कयासों से कोसों दूर भाजपा ने उस नाम का ऐलान किया वो चर्चा में नहीं था। मोहन यादव के नाम पर सहमति के बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सीएम चुने जाने के बाद मोहन यादव ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर सभी का धन्यवाद भी दिया। आप देखिए इस खबर को और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। मध्य प्रदेश में मोहन यादव नए मुख्यमंत्री होंगे। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को हुई पार्टी के विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी है। डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मोहन यादव के मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुने जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को मोहन यादव निश्चित रूप से और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मोहन यादव जी के बारे में जो मुझे जानकारी है, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वो संघ के काम में लगे रहे, विधायक परिषद में भूमिका निभाई, बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। डॉक्टर मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ। मोहन यादव ने पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में कदम रखा। माधव विज्ञान महाविद्यालय से पढ़ाई की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री भी रहे। वर्ष 1982 में उन्हें छात्र संघ का सह सचिव चुना गया। भाजपा की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे। सिंहस्थ मध्य प्रदेश की केंद्रीय समिति के सदस्य रहे। मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण के प्रमुख और पश्चिम रेलवे बोर्ड में सलाहकार समिति के सदस्य रहे। मध्य प्रदेश के उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से 2013 में पहली बार विधानसभा पहुंचे। वर्ष 2018 और 2023 में भी विधानसभा चुनाव जीते। 2 जुलाई 2020 को शिवराज सिंह चौहान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बने। भोपाल से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।